हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं अपना द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट फर्स्ट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंट्रोडक्शन जल्दी से क्लियर करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर कहता है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ। जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए ब्रांच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच है? किसकी? मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ की। ठीक है, और ये हर चीज़ को अफेक्ट करता है। अफेक्ट एवरीबॉडी करता है। किसको इसको अफेक्ट करता है? हर बॉडी को अफेक्ट करता है, जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। ठीक है जी। और ये भी कहा जाता है, और ये भी कहा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये फाउंडेशन है, बेस है। किसका? सिविलाइज वर्ल्ड का। अगर आप पूरे वर्ल्ड को सिविलाइज करना चाहो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस माना जाता है ना, वो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को माना जाता है। अब सिविलाइज वर्ल्ड क्या होता है? सिविलाइज वर्ल्ड वो होता है जहाँ पे हर चीज़ ना लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, जैसा लॉ में लिखा हुआ है वैसे ही चीज़ें हो रही हैं, तब उसको हम कहते हैं सिविलाइज्ड वर्ल्ड। The law related to the contract is governed by Indian Contract Act 1872। अब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी लॉ बना है ना, वो सारा का सारा किस में डिफाइंड है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिफाइंड है। ये आया कब था? तो इसका जो एग्जिस्टेंस है, ये आया था 1 सितंबर को 1872 में। 1 सितंबर 1872 में ये आया था। ठीक है जी। अब हम जब बात करते हैं ना, The Act mostly deal with general principle and rule governing contracts। ठीक है जी। ये जर्नल प्रिंसिपल और उसके रूल्स के ऊपर बात करता है। ठीक है, इस पूरे एक्ट को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट जो पार्ट आता है ना, उसके अंदर आते हैं सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक, जो डील करते हैं जर्नल प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है जी, डील किसके ऊपर करते हैं? जर्नल प्रिंसिपल के ऊपर। और ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होते हैं उनके नेचर्स के हिसाब से। ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है ना इसका, उसके अंदर सेक्शन 124 से लेके 238 तक आते हैं, और ये डील करते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये डील करते हैं, जैसे कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। ये इन पर डील करते हैं। अभी जो सेकंड पार्ट है ना इसका, इस एक्ट का जो सेकंड पार्ट है ये वाला, जिसके अंदर सेक्शन 124 से लेके 238 तक है, ये आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है। और ये सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक ये आपको फाउंडेशन में पढ़ना है, सीए फाउंडेशन में। ठीक है जी, यहाँ से लेके ये जो फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कि कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है ये है क्या, क्या क्या चीज़ है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको समझने के लिए आपको जो चीज़ें पहले समझनी है, पहले हम उन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा प्रॉमिस। प्रॉमिस जो है अपना, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के अंदर डिफाइंड है। टू प्रॉमिस सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के अंदर डिफाइंड है। और क्या कहता है? और ये कहता है when the person to whom the promise is made, when the person whom the promise is made, जब एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ऑफर बनाता है। ठीक है जी, ऑफर सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू, और वो पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है जी, एक पर्सन किसी दूसरे के लिए ऑफर बनाता है और दूसरा पर्सन जिसके लिए बनाया वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तो उस प्रपोजल को बोला जाता है कि ये प्रपोजल एक्सेप्टेड हो चुका है। और प्रपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाता है तब ये बन जाता है प्रॉमिस। तो मतलब प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस क्या होता है? अपना जो प्रॉमिस है वो होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, तो प्रॉमिस हुआ अपना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब इसको समझने के बाद हम समझ सकते हैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन। अब जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है ना, वो क्या कहती है? वो कहती है, एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है, पहले तो ये बता दूँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए के अंदर डिफाइंड है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन ई के अंदर डिफाइंड है। और कहता है एवरी प्रॉमिस, हर प्रॉमिस के लिए, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, या बहुत सारे प्रोमिस हो। ठीक है जी, या तो एक प्रॉमिस हो या बहुत सारे प्रॉमिस हो, फ्रॉमिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर।
या तो एक प्रॉमिस बनाया जा रहा है या बहुत सारे प्रॉमिस बनाए जा रहे हैं, और दोनों पार्टीज के पास क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, दोनों म्यूचुअल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ना, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे समथिंग इन अ रिटर्न, समथिंग इन अ रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब आप अभी इतना ही समझो कि समथिंग इन अ रिटर्न, इसका मतलब होता है कि कुछ रिटर्न में मिलना, समथिंग इन अ रिटर्न। दोनों पार्टीज को यहाँ समथिंग इन अ रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है जी। समथिंग इन अ रिटर्न। कंसिडरेशन ना हमारी यूनिट जो 2 है वो कंसिडरेशन पे बेस है, वहाँ आपको कंसिडरेशन बहुत अच्छे से और डिटेल में समझा दिया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतने दिमाग में इतना रखना है कि इसका मतलब होता है समथिंग इन अ रिटर्न, ठीक है। दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है, ठीक है जी। दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए और प्रॉमिस होना चाहिए, वो बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। सरल भाषा में इसे समझना है तो एक बार इधर देखें। दस वी सेज दैट एन एग्रीमेंट इज रिजल्ट ऑफ द प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी। कि भाई एग्रीमेंट जो है ना, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो रिजल्ट है किसका, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए, दूसरी पार्टी के लिए एक प्रपोजल बनाता है, एंड और दैट अदर पार्टी गिव हिज एक्सेप्टेंस देयर टू, और अदर पार्टी जो होती है वो एक्सेप्टेंस दे देती है, ठीक है जी। ऑफ कोर्स ऑफ म्यूचुअल कंसिडरेशन। कोर्स ऑफ म्यूचुअल कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे यही है कि दोनों पार्टीज को समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है, ठीक है जी। कुछ ना कुछ दोनों पार्टीज को मिलता है समथिंग इन रिटर्न में। तो एग्रीमेंट क्या हुआ, एग्रीमेंट को अगर मैं समझूँ तो एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट क्या हुआ, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। और एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। अब हम समझने के कैपेबल हो चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है जी। जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये डिफाइंड करती है किसके अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। कॉन्ट्रैक्ट किस में डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। और क्या कहता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट जब उसको इन्फोर्स कर दिया जाता है लॉ के द्वारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब हमें एग्रीमेंट का मतलब तो पता है कि भाई क्या है, एग्रीमेंट तो हमको समझ में आ गया, प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो अब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ ये क्या है, अब आप इसको देखिए, ठीक है जी। इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ ड्यूली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को आप सॉरी एक एग्रीमेंट को, अगर आप एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या राइज करना होगा आपको, टू लीगल ऑब्लिगेशन राइज आ जाएंगी। मतलब जब लीगल ऑब्लिगेशन आएगी ना एक एग्रीमेंट के अंदर, तब वो हो जाएगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पहला तो एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अगर लीगल ऑब्लिगेशन उसके अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब एक एग्रीमेंट भी है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अब कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को हम कह सकते हैं एक्सेप्टेड प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन, मतलब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब यहाँ पे एक बात आती है, वेयर पार्टीज हैव मेड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब पार्टीज एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दे क्रिएट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन देम। दोनों पार्टीज आपस में कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस बना रहे हैं, ठीक है जी, ये होता है। अब लॉ जो है ना अपना, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो डील करता है ओनली लीगल ऑब्लिगेशंस के साथ, उन लीगल ऑब्लिगेशंस के साथ डील करता है विच हैज़ एन रिजल्टेड फ्रॉम एन एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट से निकली हैं, ठीक है जी। उन ऑब्लिगेशंस के ऊपर ये डील करता है। और कुछ ऑब्लिगेशन ऐसी भी होती हैं, सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। जो ऑब्लिगेशन दिखती तो है कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर में है, मतलब बिजनेस रिलेटेड ऑल एग्रीमेंट्स को हम क्या मानते हैं कि भाई लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के लिए बनाए गए हैं, इनके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है जी। हाउएवर इसके अलावा कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस भी हैं जो आउटसाइड द प्रिव्यू ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रिव्यू से बाहर के ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब आप ये एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल अपना, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है ए एग्री विद बी टू सेल कार फॉर 2 लाख टू बी। ए एग्री होता है अपनी गाड़ी बेचने के लिए बी को,
ठीक है, 2 लाख रुपए में ए अपनी गाड़ी बी को बेच देगा। अब यहाँ पे देखो ए के पास क्या ऑब्लिगेशन है, इज ना अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार्स टू बी, इसकी ऑब्लिगेशन बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि बी को कार दे। ठीक है, और बी के पास क्या राइट है, बी के पास राइट है कि भैया वो ए से गाड़ी ले ले और 2 लाख रुपए दे दे। तो अब यहाँ पे बी की भी एक ऑब्लिगेशन आ जाती है। बी की ऑब्लिगेशन क्या आती है कि उसको 2 लाख रुपए देने हैं, किसको, ए को। और ए के पास क्या राइट है, ए के पास राइट है कि उसे 2 लाख रुपए रिसीव करने हैं बी से। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि दोनों पार्टीज के पास राइट्स भी हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं। अब जब दोनों पार्टीज के पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं तो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ वाली बात है। ठीक है जी, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड। सेकंड में कहता है कि एक फादर है, प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ 500 एवरी मंथ। एक पापा ने अपने बच्चे को बोला कि बेटा मैं तेरे को ना हर महीने पॉकेट मनी दूंगा 500 रुपये, और बाद में क्या कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। बट ही रिफ्यूज टू पे लेटर, बाद में उसने देने से मना कर दिया, किसी ने, पापा ने देने से मना कर दिया, नहीं दे रहा। क्या बच्चा कोर्ट में जाके पैसे ले सकता है, नहीं ले सकता। ठीक है, द सन कैन नॉट रिकवर द मनी। क्यों नहीं कर सकता, कि भैया ये सोशल एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, सोशल एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, सोशल है, इसको हम बोलते हैं सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। ठीक है जी, वो क्या होते हैं, जो भैया ऐसे होते हैं जैसे बेटे बाप ने बना लिया, ठीक है, भाई बहन ने बना लिया, मम्मी पापा ने बना लिया, मम्मी ने बना लिया। ठीक है, इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं सोशल एग्रीमेंट। अब ये सोशल एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, सोशल एग्रीमेंट वो होता है जो एग्रीमेंट बिना इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के बनाया जाए, नियरेस्ट पार्टीज़ के बीच में बनाया जाए, जहाँ पार्टीज़ के बीच में नियरेस्ट रिलेशन है। जैसे पापा ने मम्मी के साथ एग्रीमेंट बना लिया, मम्मी ने बेटे के साथ बना लिया, भाई बहन ने एग्रीमेंट्स बना लिया, इस तरह के एग्रीमेंट्स को हम कहते हैं सोशल एग्रीमेंट। ठीक है जी, सोशल एग्रीमेंट, इनके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक है, दिस इज नॉट क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड हैंस इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, ये लीगल रिलेशनशिप के इंटेंशन से नहीं बनाया गया था, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, अब एक और एग्जांपल देखिए, इसमें एक ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन वाइफ एंड चाइल्ड। ठीक है जी, ऑब्लिगेशन क्या है, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चाइल्ड। एक पर्सन है, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई तुझे अपनी बीवी और बच्चे को मेंटेनेंस देना है हर महीने। अब बताओ ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है कि नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, पहली बात तो एक कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रीव्यू है ना उससे ही बाहर है। क्यों बाहर है ये ऑब्लिगेशन, क्योंकि भाई ये ऑब्लिगेशन ना बाय स्टेटस आई है। ठीक है जी, ये एक पनिशमेंट के तौर पे दिया लॉ ने, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से बाहर चली जाती है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से बाहर चली जाती है, ये पनिशमेंट के तौर पे दी गई है उसे। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन उसने खुद क्रिएट नहीं करी है, ये उसको पनिशमेंट के तौर पे दी गई हैं, स्टेटस ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है जी, स्टेटस ऑब्लिगेशंस हैं ये, इसलिए क्या है, प्रीव्यू से, कॉन्ट्रैक्ट के प्रीव्यू से बाहर है। चलिए अब इनके बीच में ना हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बार, डिफरेंस से थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जी, एवरी प्रॉमिस, डेफिनेशन तो अभी हम करके आए, मीनिंग्स तो हमें पता है, तो हमें मीनिंग इसके पढ़ने की ज़रूरत इतनी खास है नहीं, आगे चलते हैं। तो जो एग्रीमेंट है ना, इट्स अ वाइडर टर्म, एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, इंक्लूड कर लेता है लीगल एग्रीमेंट्स को भी और सोशल एग्रीमेंट्स को भी। दोनों तरह के एग्रीमेंट्स इसके अंदर आते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे तो स्पेशली बोला हुआ है कि भैया अगर लीगल होगा ना तभी इन्फोर्स होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इट इज़ यूज इन अ नैरो सेंस, ये नैरो सेंस में यूज़ किया जाता है विद द स्पेसिफिकेशन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सेबल बाय इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। ठीक है जी, समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। फिर आती है लीगल ऑब्लिगेशन की बात। तो एक एग्रीमेंट के अंदर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती ही नहीं है, एग्रीमेंट के अंदर जनरली क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, इट्स मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड
एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज को कोई भी ये राइट नहीं देता है, ठीक है, ना ही इसके अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक ऑफर है, एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट में यही तो होता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस और प्लस कंसिडरेशन। बस यहाँ पे मैंने कंसिडरेशन नहीं लिखा, प्लस कंसिडरेशन, ठीक है। एग्रीमेंट में कंसिडरेशन भी होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो नेसेसरली है कि भैया क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, कि भाई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होंगी और पार्टीज को क्या देगा, ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट्स, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू द एवरी पार्टी, हर पार्टीज को कोई ना राइट्स तो ये और ऑब्लिगेशंस देता ही है। अब यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे एक बात आती है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो सारे एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। ये डिफरेंस आपको समझ आया? तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए वीडियो को क्या करना है आपको पता है ना, हाँ जी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इससे होगा क्या, लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मिलती है मोटिवेशन और आपको मिलती है टाइम पर नोटिफिकेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।